नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावलिया ऑफिशियल पर। तो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज अपन करने वाले हैं विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 10 में से पचरेखा आकलन। क्या करने वाले हैं? पचरेखा आकलन का संपूर्ण सॉल्यूशन जो है आज अपन देखने वाले हैं। तो क्लास को पूरा वॉच करेंगे और अपने मित्रों के साथ में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लाइक आप नहीं करते हैं बेटा जी, तो आपको लाइक भी क्लास को करना है। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पर देखेंगे पचरेखा आकलन का पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा जी, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ओके, तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चंस जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है बेटा। क्या होती है यहाँ पर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है। कैसी होती है? ये होती है उभयधर्मी। कैसी होती है? उभयधर्मी। ओके, तो यहाँ पर आपको से ऑप्शन लिखना है, उभयधर्मी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, प्रश्न संख्या 2 कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। क्या होता है यहाँ पर? फिर चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। बताइए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। बेटा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साधारण नमक का आपको रासायनिक सूत्र पूछा है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है भाई? NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ओके, अब बताओ मुझे, टमाटर में पाया जाता है अम्ल, आपसे पूछा है यहाँ पर, ठीक है। टमाटर के अंदर जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो सबको याद रखना है कि टमाटर के अंदर जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल जो है टमाटर के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि निम्न में से कौन द्रव अवस्था में पाई जाती है। बताओ भैया, निम्न में से कौन जो है यहाँ पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है? क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? तो यहाँ पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली यहाँ पर क्या हो जाएगी? ब्रोमीन आ जाएगा भाई, ठीक है। विकल्प से यहाँ पर आपको फिल करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनुष्य में उत्सर्जी उत्पाद विलेय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में जिस संरचना द्वारा निकाले जाते हैं वह है, तो वह हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ओके, विकल्प बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। अगला देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 7। बताओ यहाँ पर क्या होगा? रक्त दाब मापा जाता है। बताओ किस में मापते हैं? क्या थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, स्पैग्मो मैनोमीटर से या फिर सिस्मोमीटर से? बताओ भाई, रक्त दाब जो मापा जाता है ना, ये आपका दाबा जाता है स्पैग्मोमेनोमीटर से, ठीक है। विकल्प बी जो होगा यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर जड़ें होती है। बताओ भाई, जड़ें क्या होती है? ये होती है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है जड़ें। ओके, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट होगा। अगला देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। बताओ भाई, ये वर्षण में होता है, ठीक है। विकल्प दे यहाँ पर राइट होगा बच्चा। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कि ओजोन परत में पाए जाने वाली गैस ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, 3 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 3। विकल्प 3 यहाँ पर राइट होगा। विकल्प सही जो है यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोष्टक के अंदर सही ऑप्शन लिखना है। ओके, अगला देखने वाले हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 कि सेविंग दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। बताओ भी, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? क्या उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। ओके, विकल्प से जो है यहाँ पर आपको फील करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो बच्चा, पानी से भरी बाल्टी की तली पर रखा सिक्का किस भौतिक परिघटना के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो आप सबको पता है क्यों दिखाई देता है ऊपर उठा हुआ? ये अपवर्तन के कारण, ठीक है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण जो है बाल्टी के अंदर बाल्टी की तली पर रखा सिक्का जो है किस भौतिक परिघटना के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण जो है सिक्का जो है उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि 12 वॉट
विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2c आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा 24 जूल कार्य। ठीक है, कितना? 24 जूल कार्य किया यहाँ पर जाता है। बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है ये आपके दिया था भाई माइकल फेराडे ने। किसने दिया है? माइकल फेराडे। ठीक है, विकल्प बी आप यहाँ पर फिल करोगे। ओके बच्चों, अगला देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? तो r बराबर f बटा 2 हो जाएगा भाई। ठीक है, r बराबर f बटा 2 यहाँ पर होगा। विकल्प बी आपको जो है यहाँ पर फिल करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अपन कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है, क्यों? आपको कारण बताना है कि आश्रित जल जो है विद्युत का चालन नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है, ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, तो अपन 16 का आंसर लिखेंगे यहाँ पर है। ठीक है, 16 का आंसर अपन लिखेंगे कि आश्रित जल जो होता है, आश्रित जल शुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं आश्रित जल? शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है तथा विद्युत का चालन अपनों द्वारा होता है। ठीक है, आयनों द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर आयन है। ठीक है, आश्रित जल शुद्ध होते हैं जब जिसमें आयन नहीं बनता है तथा विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण विद्युत धारा का चालन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना है। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17 अपन लिखने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर एनोड तथा कैथोड पर कौन कौन सी गैसें मुक्त होती है? तो यहाँ पर लिखना है कि NaCl का विद्युत अपघटन करने पर एक तो आपका H2 और Cl2 गैस निकलती है। कौन कौन सी गैसें? H2 और Cl2 गैस यहाँ पर निकलती है। एनोड से Cl2 गैस और कैथोड से H2 गैस निकलती है। ठीक है, एनोड से तो आपका Cl2 गैस और कैथोड से H2 गैस जो है यहाँ पर निकलेगी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है? तो बेटा जी क्या महत्व होता है pH का? तो यहाँ पर आंसर पर लिखेंगे 18 में। देखो भाई हमारे जीवन में pH का क्या महत्व होता है, इसका आंसर लिखेंगे अपन। देखो, पौधे मृदा में एक निश्चित pH पर उगते हैं। क्या करते हैं? पौधे मृदा के अंदर जो है ना एक निश्चित pH पर उगते हैं। मृदा के pH मान में परिवर्तन मृदा में सूक्ष्म पादपों व सूक्ष्म जंतुओं के प्रकार व संख्या में परिवर्तन कर देता है। ओके बेटा जी, आपका सेकंड हो जाएगा। आमाशय में उत्सर्जित HCl का pH मान 2.0 है जो अम्लीय है। ठीक है, और रस का pH मान 7.8 है जो कि क्या है? क्षारीय है। ओके, एंजाइम विशिष्ट pH पर ही क्रियाशील रहते हैं। pH में कोई भी परिवर्तन एंजाइमों को निष्क्रिय बना सकता है। ओके, तीसरा पॉइंट लिखना है अपन को। तीसरा पॉइंट है कि जब मुख में लार का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये दांतों के छेद का कारण बन सकता है। यह मुख में अधिक अम्ल के उत्पादन से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने जाना है। अगला पॉइंट देखेंगे अपन 14 नंबर का। उसके आगे लिखना है कि जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा मधुमक्खी के डंक से फार्मिक अम्ल छोड़ा जाता है जो दर्द तथा जलन उत्पन्न करता है। ओके बेटा जी, पांचवा पॉइंट, जंतु तथा पौधे pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि वर्षा के पानी का pH मान 5.6 से कम हो तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहेंगे अपन? यदि वर्षा के पानी का pH मान कितना हो? 5.6 से कम हो। याद रखना है 5.6 से क्या हो? कम हो तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह पारितंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। ओके बेटा जी, अगला देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आपका है इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 18 के बाद में 19। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन देखेंगे अपन। 19वां प्रश्न है यहाँ पर। देखो बच्चा, 19वां प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? बताओ भी क्या कहलाएंगे? उत्तर अपन लिखेंगे कि जिन पदार्थों को जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित किया जाता है उन्हें जैव निम्नीकरणीय योग्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें अपन जैव निम्नीकरणीय योग्य पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन, गोबर हो गया, घास हो गया, सड़ी हुई सब्जियां, कागज और लकड़ी इत्यादि यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है
कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है। बताओ भाई, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो यहाँ पर नाम आता है डार्विन। ठीक है, डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण चुनाव का नाम दिया और इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आता है डार्विन। ओके, अगला देखेंगे अपन चार्ल्स डार्विन द्वारा दिए गए जैव विकास के सिद्धांत का नाम बताना है आपको, तो यहाँ पर आता है डार्विन का विकासवाद सिद्धांत। कौन सा आता है, विकासवाद सिद्धांत यहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे अपन कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जब बिंब अनंत पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर लिखेंगे कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच होती है तो दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच एक छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब के गुण प्रतिबिंब छोटा, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको 22 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ओके, आगे देखेंगे अपन, ये हो गया था अपना, ये हो गया था ये आपका, हाँ अब है आपका क्वेश्चन नंबर 22 अपन ने देख लिया ना। हाँ भाई 22 अपन ने देख लिया है। अब देखो 23 क्वेश्चन है ना, 23 देखेंगे अपन। देखो बच्चा कि खतरे के संकेत लाल रंग से ही क्यों बनाए जाते हैं। बताओ भाई, खतरे के जो संकेत है ये लाल रंग से ही क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्ण होता है। लाल रंग जो होता है सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए वह दूर से देखने पर भी जो है लाल रंग का ही दिखाई देता है। ओके बच्चा, तो इस प्रकार से आपको लिखना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है भाई, तो किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। आंसर अपन लिखेंगे, देखो एक विद्युत परिपथ, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लिखना है भाई। ठीक है, एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है जो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शहित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणा समय। ठीक है ना, तो H बराबर P गुणा T हो गया यहाँ पर, H बराबर VIT जहाँ P बराबर VI। ठीक है, तो H बराबर I स्क्वायर RT, V बराबर आपका IR, तो H बराबर ऊष्मा ऊर्जा अतः उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा I स्क्वायर RT यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आप देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे आपका है ना कि धातु परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि की सचित्र व्याख्या कीजिए। सचित्र व्याख्या आपको करनी है चित्र बना करके। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपन उत्तर देख लेते हैं, फिर अपन चित्र भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर उत्तर है, इसका आंसर लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 25 का। देखो कि कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जो इस प्रक्रम के अंदर अपन क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को तो एनोड, ध्यान रखना, अशुद्ध धातु को तो एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे कि विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रभावित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। ओके, अगला है विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा विलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, इसे एनोड पंख कहते हैं। ओके बेटा जी, अब इसका चित्र देखेंगे अपन। देखो यहाँ पर चित्र लेकर आया हूं मैं आपके लिए, तो ये वाला चित्र आपको बनाना है। ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो जाएगा। ठीक है, कैथोड और एनोड हो गया। ये अम्लीय CuSO4 का विलयन है यहाँ पर। ओके, ये टैंक हो गया आपका, ये अपद्रव्य है। ठीक है, एनोड पंख। ओके, ये Cu2 प्लस आपका Cu2 प्लस है यहाँ पर। ठीक है, ये बैटरी है, प्लस माइनस यहाँ पर हो गया। ठीक है, एनोड पर अशुद्ध तांबा है और कैथोड पर आपका शुद्ध तांबा है भाई। ठीक है, एनोड पर तो अशुद्ध तांबा और कैथोड पर शुद्ध तांबा। ठीक है, तो विलयन CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा के अंदर। तो ये चित्र आपको बनाना है और इस चित्र के नीचे जो है आपको लिखना है चित्र के बारे में। चित्र तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है, शुद्ध धातु अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि धातु शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रभावित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। ओके बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, ये 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। क्या करना है बेटा जी आपको कि साबुन की सफाई की प्रक्रिया की क्रियाविधि आपको समझाना है। ओके, तो यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं।
लिखो भैया आंसर कि साबुन की अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? साबुन के अणु जो है ना लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा जी? दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटी आयनिक सिरा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए C15H31, तो COONA, C12H33, COONA आदि हमें इसे हम निम्न प्रकार भी दर्शाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। ओके, इसके आगे आपको लिखना है कि जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जल रागी सिरा जल में घुलनशील तथा जल विरागी सिरा जल में घुलनशील परंतु तेलीय मेल वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके आगे लिखना है आपको, इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ के जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छों की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इस संरचना को मिसेल कहा जाता है। तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है तथा आयन जो है विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होता। ठीक है, अवक्षेपित जो है नहीं होता है। अतः मिसेल में तीव्रता मेल रगड़कर या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 27 कि मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले प्रमुख अंगों के आपको नाम यहाँ पर लिखने हैं। ये आपका मादा जनन तंत्र हो जाएगा। इसके प्रमुख अंगों के अपन नाम लिखेंगे। ये आपका अंडाशय, फिर ये आपका गर्भाशय हो गया, ये ग्रीवा, ये योनि है, गर्भाशय अंतस्तर, गर्भाशय गुहा, ओके, अंडवाहिनी और आपका फंडस हो गया, ये अंडाणु यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको चित्र की प्रैक्टिस करनी है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 28 क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वपोषी पोषण से क्या तात्पर्य है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैसों का विनिमय होता है? प्रयोग के द्वारा समझाइए। आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पर आंसर लिखेंगे अपन, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जो है पोषण कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। ओके, अब आगे करेंगे अपन कि यह पोषण केवल हरे भरे पौधों में होता है। किसमें होता है ये पोषण जो है ना, ये केवल हरे भरे पेड़ पौधों में होता है। इस पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का होना, सूर्य का प्रकाश और जल का होना आवश्यक है भाई। ठीक है, इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर भोजन की क्या नहीं होती है? पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, आप देखो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हो? तो ये वाला आंसर आपको लिखना है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, ये इसका चित्र है जो कि आपको बनाना है। यहाँ पर लाइट एनर्जी हो गया, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर वाटर हो गया, ठीक है, अंदर की ओर। तो इस प्रकार से जो है आपको चित्र जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है। ओके, अगला देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर कि विद्युत मोटर की क्रियाविधि बताइए। जो विद्युत मोटर होती है इसकी क्रियाविधि आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि जब कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो कुंडली के दोनों भुजा AB तथा CD पर चुंबकीय बल आरोपित होता है। कौन सा बल आरोपित होता है? चुंबकीय बल आरोपित होता है। फ्लेमिंग वाम हस्त नियत अनुसार कुंडली की AB बल उसे अधोमुखी धकेलता है तथा CD भुजा पर बल ऊपरीमुखी धकेलता है। ओके बेटा जी, अगला देखेंगे इसके आगे आपको लिखना है कि दोनों भुजाओं पर बल बराबर तथा विपरीत दिशाओं में लगते हैं, जिससे कुंडली अक्ष पर वाम वर्त गुणन करती है। ओके, आधे गुणन में Q का संपर्क ब्रश
एक्स से होता है तथा पी का संपर्क जो है ब्रुश वाई से होता है। ठीक है ना भाई, जो एक्स से होता है किसका, क्यू का संपर्क तो ब्रुश एक्स से होता है और पी का संपर्क ब्रुश वाई से होता है। ठीक है, अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ डी से बी ए के अनुदिश प्रभावित होती है। इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे है आपको लिखना है कि प्रत्येक आधे गुणन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा दूरी का निरंतर गुणन होता रहता है। ओके, डन होता है। अगला देखेंगे अपन प्रश्न 30 कि उत्तल लेंस, वहां पर अवतल दे रखा था, अवतल से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, उत्तल लेंस से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको उत्तल लेंस का यहाँ पर करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जब बिंब वक्रता केंद्र सी तथा एफ के मध्य हो। तो यहाँ पर आंसर ये आपका चित्र हो गया भाई। ठीक है, प्रतिबिंब का किरण आरेख आपको बनाना है, तो ये वाला आपको बनाना है। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र C2 से परे, प्रतिबिंब का आकार विवर्तित हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है भाई, वास्तविक तथा उल्टा यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। इस प्रकार से इसका सोल्व जो है आपको करना है। आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो भाई लाइक तो आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है। ओके, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।